इशूज कर रहे थे ना अपन, बेसिकली इशूज चल रहा था। इशूज में कौन कौन से इशूज देख लिए थे हम लोग? आईपीआर के इशूज क्या क्या है? आईपीआर इशूज विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया, इंडिया क्यों परेशान रहता है और पूरा वर्ल्ड क्यों इसको बोलता रहता है, आईपीआर में क्या क्या इशूज और चैलेंजेस रहते हैं हमारे लिए, जो आईपीआर के लॉज हैं अभी उनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, समझा कि क्या क्या इशूज हैं, कौन कौन से मुद्दे रनिंग में रहते हैं करंट में, ये पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूसली करंट में, ठीक है ना। तो ये कभी भी मतलब आईपीआर पे क्वेश्चन आए तो ये सब हमको, ये सारे पॉइंट हमको पता होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आईपीआर, समझा गया। इशूज विद रिस्पेक्ट टू आईपीआर ये हम कर रहे थे, ठीक है। अब उसमें हमने कौन कौन से इशूज देख लिए थे ऑलरेडी? हमने इशूज देख लिया था शायद कल, कौन सा देख लिया था? कंपलसरी लाइसेंसिंग नहीं हुआ है अभी, आज क्या क्या देखना है हमको देख लो। एक है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, एवरग्रीनिंग एक देखेंगे अपन कंपलसरी लाइसेंसिंग का, एक है डेटा एक्सक्लूसिविटी, ठीक है ना। ये 3 अभी समझना है हमको, ठीक है। ये कुछ इशूज हैं, फिर समझेंगे कि आगे आगे और भी जो चीज़ आएंगी वो सब हम समझेंगे। सबसे पहले उठाते हैं भाई ये डेटा एक्सक्लूसिविटी क्या है, ठीक है ना, इसका क्या इशू रहता है ये समझते हैं। देखो हेडिंग डालो, इशू ऑफ, इशू विथ रेस्पेक्ट टू, इशू विथ रेस्पेक्ट टू डेटा एक्सक्लूसिविटी, ठीक। डेटा एक्सक्लूसिविटी से रिलेटेड क्या क्या वो है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना है आपको, डेटा एक्सक्लूसिविटी क्या है पहले तो ये समझते हैं, फिर इशूज क्या है ये समझते हैं हम। डेटा एक्सक्लूसिविटी, ठीक, क्लियर। आप देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई एक है मैन्युफैक्चर, ये है एक मैन्युफैक्चरर है, कोई सा कंपनी है जो उत्पादन करता है, ठीक है ना, ठीक है। ये एक मैन्युफैक्चरर है या फिर इसको प्रोड्यूसर बोल सकते हो, कुछ भी जो भी आपको समझना है। जो एक प्रोड्यूसर है जो क्या करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, समझ में आ गया, प्लस बहुत सारा ये पैसा फंसा रही है, समझ में आ गया। उसके बाद इसने कोई भी चीज़ों का प्रोडक्शन किया, समझ में आ गया। इसने मान लो फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी लेते हैं इसको सिप्ला, ठीक, सिप्ला है, ठीक है। और ये डेटा एक्सक्लूसिविटी की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर ये फार्मेसी से रिलेटेड है, समझ में आ गया। फार्मेसी इसमें जो ज़्यादा इशू है ना वो फार्मेसी वाले सेक्टर में ज़्यादा इशू, इसीलिए मैं हर बार तुमको इसका कंपनी का नाम ले रहा हूँ, मेडिसिन वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ये है सिप्ला एक कंपनी है, ठीक है। अब इसने क्या किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, बहुत सारा पैसा लगाया और इसने एक क्या बनाया, टैबलेट बनाई, ठीक है। ये एक टैबलेट है, ठीक, ये एक टैबलेट बनाई, ठीक है। अब इस टैबलेट पर ये मार्केट पे कब आएगी बताओ, ये मार्केट पर बिकने कब आएगी? मार्केट पे सीधे आ जाएगी ऐसे ही बिकने? नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक इसका जो भी इसमें आपने क्या किया होगा, टैबलेट बनाई होगी, फिर इस टैबलेट का आपने टेस्ट किया होगा, किसी जानवर पर किया होगा, किसी पर जानवरों पे टेस्ट करते हैं ना, फिर उसका रिजल्ट देखा होगा, रिजल्ट देखा होगा, आउटकम बताया होगा कि भाई उसका आउटकम क्या है, इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल टेस्ट डेटा, समझ में आ गया। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लिनिकल टेस्ट डेटा, ठीक। ये आपके पास ये क्लिनिकल टेस्ट डेटा होगा जिससे ये सारी चीजें टेस्ट किया होगा, रिजल्ट आया होगा, आउटकम होगा, प्लस ये क्लिनिकल टेस्ट डेटा हमको क्या बता रहा होगा कि भाई ये फिट है, इट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, समझ में आ गया। ह्यूमन कंजम्पशन, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए क्या है, फिट है, इसको कंज्यूम करने के बाद, इसको कंज्यूम करने के बाद ह्यूमन में किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं जाएगा, समझ में आ गया। तो अब देखना यहाँ पे समझो, ठीक है। ये है क्लिनिकल टेस्ट डेटा, क्लिनिकल डेटा, इससे हमको क्या पता चलता है, ये है तुम्हारा कंपनी है, ठीक, कंपनी का क्लिनिकल टेस्ट डेटा ये सबमिट करना पड़ता है कहां पर, टू बी सबमिटेड, टू बी सबमिटेड टू किसके पास, जो भी रेगुलेटरी एजेंसी होगी सरकार के द्वारा, जो भी इनका रेगुलेशन कर रही होगी उसको हम ये सबमिट करते हैं, मतलब किसको, रेगुलेटरी जो भी एजेंसी होगी, समझ में आ गया भाई। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर एक रेगुलेटरी एजेंसी होगी अगर, तो उसको हमको ये सारी चीजें देनी पड़ेगी, समझ में आ गया। इस क्लिनिकल टेस्ट डेटा में क्या क्या चीजें होती हैं, इससे हम क्या, इससे क्यों दिया जाता है, ये प्रूव करते हैं, टू प्रूव, ये सबमिट किया जाता है प्रूव करने के लिए
कि भाई इस टैबलेट के कारण सेफ्टी इंश्योर की जाती है, इसमें क्वालिटी एश्योरेंस दिया जा रहा है, इसकी एफिकेसी है, मतलब ये कितना एफिशिएंटली से काम कर पाएगा, पूरी एफिकेसी दी जाती है। समझ में आ गया? काहे का? ये सब ऑफ अ न्यू ड्रग, जो हमने नया ड्रग बनाया है उसकी सेफ्टी, एफिकेसी, उसकी क्वालिटी को। समझ में आ गया? इसको क्या कर रहा है, ये सब चीज होता है किसको? क्लिनिकल टेस्ट डेटा में। प्लस ये क्या बताता है? इट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। टेस्ट करने के बाद ये किसी भी तरीके से, अगर ऐसे नहीं है कि अब मेरा मन कर रहा है ये वाली टैबलेट खाने का तो मैं खाऊं और बोलूं मेरे को फिट है ये, वो प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? प्रिस्क्रिप्शन के बाद वो फिट होगी, मतलब इट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये क्या है? क्लिनिकल टेस्ट डेटा है। अब ये आपने रेगुलेटरी एजेंसी को दे दिया, तो डेटा एक्सक्लूसिविटी क्या है फिर? ये तो हमने ये समझ लिया। डेटा एक्सक्लूसिविटी पता है किसको बोलते हैं? कि भाई डेटा एक्सक्लूसिविटी, ये जो आपने क्लिनिकल टेस्ट डेटा दिया है ना रेगुलेटरी अथॉरिटी को, उसका प्रोटेक्शन रहे, वो सुरक्षित रहे, इसी को बोलते हैं क्लिनिकल ये डेटा एक्सक्लूसिविटी। मतलब क्या है डेटा एक्सक्लूसिविटी? क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ किसका? ये जो क्लिनिकल टेस्ट डेटा हमने दिया है। अब ये प्रोटेक्शन कैसे करता है? डेटा एक्सक्लूसिविटी इसका प्रोटेक्शन कैसे करता है बताओ? तो ये ऐसे प्रोटेक्ट करता है कि भाई ये, इससे क्या होगा, जब हम इनके पास दे दिए ना रेगुलेटरी एजेंसी से, तो जेनेरिक ड्रग्स जो बनाने वाली कंपनी है, अब वो इस पे रीच नहीं कर पाएंगे और इसको बना नहीं पाएंगे। समझ में आ गया? मतलब क्या बोल रहा हूं, इतना है, टू प्रिवेंट, जो जेनेरिक ड्रग कंपनी होती है, जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, जेनेरिक ड्रग बताया था ना, जेनेरिक ड्रग मतलब कि भाई वो वही टैबलेट को वो लोग सस्ते में बना देते, क्योंकि उनको तो फॉर्मूला मिल जाता है, क्लिनिकल टेस्ट डेटा मिल गया मान लो कहीं से, उनको सब कुछ पता है। जब सब कुछ पता है तो भाई बस उनको रिसर्च वगैरह थोड़ी करना है, इनोवेशन थोड़ी करना है, बस सब चीज पता है ऑलरेडी, बना लो, तो सस्ते में बना लेते हैं। ठीक है ना? ठीक। तो जो जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उससे क्या होता है, उनसे प्रिवेंट करने के लिए डेटा एक्सक्लूसिविटी होता है। ठीक है ना? ठीक, क्लियर है? ये होता है तुम्हारा डेटा एक्सक्लूसिविटी। ठीक, तो देखो, अब देखो समझो, ये तो डेटा एक्सक्लूसिविटी हो गई। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रिप्स प्लस कब हमने पढ़ा था? ट्रिप्स प्लस कल हमने पढ़ा था। एट प्रेजेंट क्या होता है? देखो एट प्रेजेंट क्या होता है, एट प्रेजेंट मान लो कि भाई जेनेरिक ड्रग कंपनी है, जेनेरिक ड्रग बनाने वाली कंपनी है, जेनेरिक ड्रग बनाने वाली कंपनी है, इसको मान लो कि भाई इसने कहीं से कुछ भी किया, मान लो कि वो पुरानी कंपनी है जो है ना, पुरानी कंपनी से फीस दे करके इसने वो जो भी उसका क्लिनिकल टेस्ट डेटा था वो ले लिया। समझ में आ गया? या फिर बाहर से कैसे भी करके इसको मिल गया वो, तो ये क्या करेगा, उसी का टेस्ट जो था, ये क्या करेगा, ये भी जाएगा रेगुलेटरी कंपनी के पास, है ना, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, अथॉरिटी के पास, उसके पास यही जो पुरानी, जो ओरिजिनल कंपनी थी ना, उसका जो क्लिनिकल टेस्ट डेटा था, उसी के आधार पे तो ये भी बनाएगी दवाई, यही वाला क्लिनिकल टेस्ट डेटा ये इसको सबमिट कर देगी, और वो इसको परमिट कर देंगे, ठीक है कि आप बना लो। समझा गया? ये खुद रिसर्च नहीं करेंगे, वो खुद टेस्ट नहीं करेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज क्या चाह रही हैं? वेस्टर्न कंट्रीज ये चाह रही हैं कि भाई आप जब ये वाला आपके पास क्लिनिकल टेस्ट डेटा है ना, क्लिनिकल टेस्ट डेटा ऑफ ब्रांडेड कंपनी, और ब्रांडेड कंपनी, भले ही आप सेम प्रोडक्ट बना रहे हो और उसी फॉर्मूले पे बना रहे हो, ठीक है, आपको क्या करना है, वापस से फिर से क्लिनिकल टेस्ट करना पड़ेगा अपना खुद का, है ना, भले फॉर्मूला वही यूज करो, बट ये नहीं कि हमने टेस्ट किया था, हमने रिसर्च इनोवेशन किया था, तो आप वही वाला कॉपी पेस्ट मार करके उनको दे दो और वो आपको परमिट कर दे। वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहती हैं, तो ऐसे में कॉस्ट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा इंडिया में? फिर तो वही बात हो गई, सब ब्रांडेड ही रहेंगी, तो ये एक दिक्कत है। ठीक है, मतलब क्या है, अब क्या होगा, ये ट्रिप्स प्लस के तहत ये क्या चाहती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज वांट्स, वेस्टर्न कंट्रीज क्या चाहती हैं, वांट्स,
वांट्स ये वाला अरेंजमेंट जो मैंने अभी तुमको बताया, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूँ, जेनेरिक ड्रग कंपनी है, they have to conduct their own clinical टेस्ट डेटा। समझ में आ गया? काहे के लिए? आप भी बताओ, आप भी सिद्ध करो कि इससे सेफ्टी आती है, इससे एफिकेसी है, प्लस इसकी क्वालिटी है। और आपको क्या नहीं करना है, ये जो शुड नॉट रिलाई ऑन ब्रांडेड कंपनीज डेटा, है ना। जो ब्रांडेड कंपनी का डेटा था उसी का क्लिनिकल टेस्ट डेटा का यूज करके आप उस कंपनी की रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट कर देते हैं और आप क्या कर लेते थे, ड्रग्स बना ले रहे थे। पर ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा ये वेस्टर्न कंट्रीज चाहती है, काहे के तौर पर, ट्रिप्स प्लस के तौर पर। और ट्रिप्स प्लस क्या है, हमने देखा था, ये ट्रिप्स में जो चीज नहीं है उसकी भी बात करने लगते हैं वेस्टर्न कंट्रीज। समझ में आ गया? अब हमारे इंडिया को क्या दिक्कत है इससे, है ना, ये तो वो बात कर रहे हैं। देखो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण देखो, इसके कारण क्या होगा भाई, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। ऑपरेशन कॉस्ट के साथ साथ कंपिटिटिवनेस नहीं रहेगा ना, अभी तो हमारी दवाई सस्ती में रह जाती है, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ ड्रग्स बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ ड्रग्स बढ़ जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, हम कंपिटिटिव नहीं रह पाएंगे, अनकम्पिटिटिवनेस, ठीक, अनकम्पिटिटिवनेस। इसके कारण प्राइस राइज, फर्दर प्राइस राइज होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे इंडिया में फेल हो जाएंगी सारी जेनरिक ड्रग कंपनी। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा हब है इंडिया में, इंडिया जेनरिक ड्रग्स का, ठीक है ना। मतलब एंड फेलियर ऑफ जेनेरिक कंपनीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज इसलिए लिख ले रहे हैं क्योंकि भाई ब्राजील वगैरह, यहाँ भी कुछ कंट्रीज छोटी छोटी, बांग्लादेश वगैरह, वियतनाम वगैरह, यहाँ पे भी बनाते हैं इसलिए। बट सबसे बड़ा हब है, बिगेस्ट हब कौन सा है, बिगेस्ट हब तो इंडिया ही है, तो सबसे ज्यादा हमको इंडिया को ही नुकसान होने वाला है इस, ठीक है, क्लियर ना। अब क्या बोल दें, मतलब हम इसमें सम अप करके क्या लिख सकते हैं, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ डेटा एक्सक्लूसिविटी, ये बहुत हाई डिमांड में रहते हैं, हाई डिमांड किससे, फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, फ्रॉम नहीं, बाई डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक। कौन ज्यादा एडवोकेट करता है इसको, डेवलप्ड कंट्रीज, समझ में गया। और ये वो डिमांड्स है जो कि ट्रिप्स में कवर ही नहीं होते, है ना, मतलब डिमांड्स which usually does not comes under ट्रिप्स, ठीक। तो भाई ये वेस्टर्न कंट्रीज डेटा एक्सक्लूसिविटी का ये वाला एंगल चलता रहता है, समझ में गया। इसके लिए मरते रहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज वाले कि भाई हमको डेटा एक्सक्लूसिविटी चाहिए, डेटा एक्सक्लूसिविटी चाहिए, ठीक है। मतलब वो क्या बोलते हैं कि भाई हमारा जो हमारा वो क्या बोलते हैं, जो हमारा डेटा एक्सक्लूसिविटी है, वेस्टर्न कंट्रीज, ये वेस्टर्न कंट्रीज है, ठीक है, इनकी कंपनीज हैं जो, उनका जो डेटा एक्सक्लूसिविटी होता है, मतलब प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जो उनको, है ना, वो सेफ नहीं होता हमारे जैसे कंट्रीज में, इज नॉट सेफ इन डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब उनको ऐसा लगता है, एज एडवोकेटेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज, है ना, जो पश्चिम के देश हैं वो, ठीक, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना।
नेक्स्ट, क्लियर है ये डेटा एक्सक्लूसिविटी वाला, समझ में आ गया ना टॉपिक। अब आते हैं अपन कंपलसरी लाइसेंसिंग में कि ये कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या है। ठीक है, इसको समझते कि भाई कंपलसरी लाइसेंसिंग का क्या इशू। ठीक, अब इसको समझते कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या वाला है। ठीक है, अब देखते हैं। अब इशूज, ये डेटा एक्सक्लूसिविटी वाला क्लियर है, बताओ हाँ कि ना। इशूज ऑफ कंपलसरी लाइसेंसिंग, ठीक है, सीएल। ठीक, अब देखो, देखो ये कंपनी है, एक कंपनी ए है, इसने कुछ पेटेंट करवाया होगा, इसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, जो कि कैसा है, पेटेंटेड है, इसने इसका पेटेंट करवा के रखा हुआ है। समझ में आ गया। फिर से एग्जांपल ले सकते हो तुम, एग्जांपल की एक ड्रग्स है, एग्जांपल ले लो पैरासीटामोल। ठीक, अब ये एक कंट्री है, कंट्री एग्जांपल के तौर पर इंडिया। ठीक है, ठीक है, जब कभी एक एक देश जो कि एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है, समझ में आ गया, वो उसका पेटेंटेड प्रोडक्ट होने का मतलब क्या होता है, भाई उस चीज को और कोई नहीं बना सकता ना, है ना, सेम डिजाइन सेम चीज वो चीज कोई नहीं बना सकता। और अगर आपको बनाना है तो भाई आप उससे जाकर के परमिशन लो, उसको रॉयल्टी पे करो और उससे परमिशन लो, उसको फीस पे करो और बनाने लगो, है ना। लेकिन ऐसा कई सिचुएशन आ सकता है ना कि भाई ये सब करने का हमको जरूरत ना पड़े, इससे पूछना ही ना पड़े, और सीधे ये देश क्या करे, किसी एक कंपनी को बोल दे ये कंपनी है, ये कंपनी बी है ना, इसको क्या कर दे, अलाउ कर दे, अलाउड, समझा गया, इसको क्या कर दिया, अलाउ कर दिया कि भाई जो पेटेंट प्रोडक्ट है उसको आप मैन्युफैक्चर करो बिना किसी से परमिशन लिए। इस सिस्टम को बोलते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग सिस्टम। क्लियर है, मतलब क्या है, ये इसको अलाउ कर रहा है, मतलब परमिट कर रहा है, परमिट कर रहा है किसके, काहे के लिए परमिट कर रहा है, किस किस चीज के लिए, देखो परमिट करता है, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, परमिट टू यूज, समझा क्या, आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, और आप उसको बेच भी सकते हो, समझा क्या। और क्या ये सब कब कर सकते हो, बिना परमिशन के लिए, है ना, बिना इसकी परमिशन लिए, विदाउट विदाउट पेटेंटेड, विदाउट पेटेंटेड मतलब विदाउट पेटेंट ओनर, जो इसका पेटेंट ओनर होगा ना, परमिशन, उसकी परमिशन के बिना, है ना, उसकी परमिशन बोल लो, कंसेंट बोल लो। क्लियर है ना, इस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, कंपलसरी लाइसेंसिंग। क्या ये अलाउ है, हाँ ये अलाउड है, याद करो ये अलाउड है, ये ट्रिप्स में भी अलाउड है, इन ट्रिप्स एग्रीमेंट में भी अलाउड है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि इंडिया में यह है, बस ट्रिप्स अलाउ करता है इन ट्रिप्स एग्रीमेंट। ठीक, और इंडिया का पेटेंट लॉ जो है, इंडिया का पेटेंट लॉ उसी के आधार पर बना है, तो सीधी बात है ये अलाउ करेगा। इंडियाज पेटेंट लॉ, पेटेंट लॉ डील्स विथ कंपलसरी लाइसेंसिंग, समझ में क्या कि इंडिया का पेटेंट लॉ इस चीज को अलाउ करता है। अब देखते हैं कि अभी हमने बोला कि अलाउ किया जाता है, लेकिन ऐसा तो फिर कंपनी तो कभी सेफ ही नहीं रहेगी, कोई भी कंपनी, है ना, तो फिर देश का जब मर्जी करेगा तब तक कंपलसरी लाइसेंसिंग किसी को भी दे दो। लेकिन एक बात याद रखना, जहां तक मेरे को पता है आज तक इसका यूज नहीं हुआ है इंडिया में, समझ में क्या, ताकि बाहर की कंपनी को भरोसा तो रहे कि भाई हम ठीक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, है ना, हमको भरोसा रहेगा, नहीं तो कोई भी कंट्री कभी भी इनोवेशन नहीं करना चाहेगी, समझ में आ रहा है। इसलिए देखो अब किस कंडीशन में, अब समझ लेते हैं हमें, भाई अभी हमने क्या देखा, ट्रिप्स एग्रीमेंट परमिट करता है कि नहीं, ट्रिप्स एग्रीमेंट हाँ परमिट करता है, ट्रिप्स एग्रीमेंट अलाउज फॉर कंपलसरी लाइसेंसिंग, लेकिन कब कब, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस जैसे कि देश में कुछ भयंकर इमरजेंसी आ गई हो, समझा गया,
जैसे कि अभी एट प्रेजेंट पूरे देश का छोड़ो पूरे वर्ल्ड का, जैसे कि भाई अभी कोरोना फैला हुआ है, ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन में सरकार कंपलसरी लाइसेंसिंग किसी भी कंपनी को दे सकता है। समझ में क्या, हर देश भले ही आपने मैन्युफैक्चर किया होगा, कितना रिसर्च डेवलपमेंट किया होगा, लेकिन अभी मानवता की रक्षा करना है, इसलिए कोई भी देश किसी भी कंपनी को वो दे सकता है। ऐसा उस समय भी हो सकता है जब क्या बोलते हैं उसको, स्वाइन फ्लू फैला था, वो जीका वायरस फैला है, इन समय में ये सब नहीं देखा जाता कि हमको कंपनी का हित बचाना है, हमको फिर वहां पर ज़्यादा जो लार्जर इंटरेस्ट होता है उसको देखा जाता है। मतलब नेशनल इमरजेंसी के समय में ये यूज़ किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक। या फिर ऐसा लिखा है एक्सट्रीम अर्जेंसी, एक्सट्रीम अर्जेंसी मतलब कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट का समय आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के लिए, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, अब ये क्या है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, मतलब कोई कंपनी जानबूझकर अपनी मोनोपोली अगर स्टैब्लिश कर ली है और मनमाने रेट से बेच रही है, समझ में क्या, एक तो वो कंपनी मोनोपोली मतलब उसके अलावा कोई प्रोडक्ट है नहीं तो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, जब कॉम्पिटिटिव नहीं है तो फिर उस केस में भाई सोचो ना, हमारे देश की जनता गरीब है, वो थोड़ी अफोर्ड कर पाएगी, है ना। अब उस केस में आपने एक तो अनकम्पिटिटिव प्रैक्टिस फॉलो करके रखा है, आपका कोई कंपटीटर नहीं है तो आप क्या कर मनचाहे रेट लगा दे रहे हो, तो इस केस में इस चीज को डील करने के लिए वो क्या कर सकती है, किसी भी कंपनी को बोल सकती है कि भाई आप बिना उसकी परमिशन के हम आपको परमिशन दे रहे हैं, मतलब ये नहीं कि बिना गवर्नमेंट की परमिशन के करने लगेगा, हमारी परमिशन चाहिए है, समझ में क्या ना, हमारी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। अब एक क्लियर है ना, इसको बोलते हैं हम कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रैक्टिस, क्लियर है। तो वेस्टर्न कंट्रीज इससे खुश होंगी नाराज होंगी, तो वेस्टर्न कंट्रीज को ये अच्छा नहीं लगता, वेस्टर्न कंट्रीज जो होती हैं आर अगेंस्ट दिस, वो इसीलिए उनको लगता है कि हमारा यहाँ पर जो भी आईपीआर रिजीम है ना सेफ नहीं है ना, उनको ऐसा लगता है कि आईपीआर रिजीम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट सेफ फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारा जो आईपीआर रिजीम है वो सेफ नहीं है यहाँ, ठीक है, ऐसा उनको लगता है। अब उनको क्या लगता है, हमको कुछ लेना देना नहीं, समझ में कि भाई उनको लगता है इसलिए हम क्या करेंगे कि भाई छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि भाई उनको वो उनके हित में नहीं चलना, हमको अपना देश का हित देखना पड़ता है, राष्ट्रीय हित मान्य होता है सबसे पहले, ठीक है, क्लियर है ना। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग वाला याद रखना, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं भाई, ट्रिप्स एग्रीमेंट खुद ही अलाउ करता है ये हमको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड इशू क्या है, जिसको बोलते हैं हम, बार बार समझ लो मैंने क्या बोला है तुमको कि भाई एक चीज याद रख लो कि भाई कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में तभी बेचने को आएगा जब उसको परमिशन मिल जाएगी, जब आपने क्लिनिकल टेस्ट जो डेटा होंगे वो सबमिट किए होंगे, जब आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कंपलसरी लाइसेंसिंग दी होगी, तभी वो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में बिकने आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, समझ में क्या ना। अब देखते हैं कि भाई एक और इशू रहता है, एक और इशू है जिसको हम बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, क्या होता है ये समझो। नेक्स्ट इशू related to evergreening of patent, ठीक। देखो ये कंपनी है, समझो इसको, कंपनी ए है जिसने एक ड्रग बनाया है ना, इन्वेंटेड ड्रग, ठीक, ये एक दवाई इसने बनाई, क्लियर, इसने बोला अप्लाई करा काहे के लिए, अप्लाइड फॉर पेटेंट, इसने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, समझ में आ गया, इसको ये पेटेंट मिल गया, ठीक है, इसको ये पेटेंट ग्रांटेड, इसको पेटेंट दे दिया गया, तो अब ये 20 साल के लिए बढ़िया हो गया, फॉर 20 ईयर्स तक भाई ये अपना उस ड्रग को बेचे। अब जो भी इसके ड्रग को बेचना चाहता है इससे लाइसेंस ले और इसको फीस दे और परमिशन ले और बेचे, तो इस कंपनी को तो बल्ले बल्ले है। लेकिन 20 साल बाद जब 20 साल खत्म होंगे तो इस केस में क्या होगा, ये जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट 20 साल के बाद, ये 20 साल तुम्हारे खत्म हो गए, गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी को
बोल देगी, अलाउ कर देगी, अलाउ कर देगी। क्या चीज अलाउ कर देगी कि भाई कोई भी कंपनी है, कंपनी पी क्या कर सकती है, अब इसका जेनेरिक ड्रग बना सकती है ना, फॉर जेनेरिक ड्रग, जेनेरिक ड्रग इसका बना सकती है, ये अलाउ कर देगी उसको 20 साल बाद। लेकिन क्या ये कंपनी चाहेगी? ये कंपनी नहीं चाहेगी। कंपनी ए नहीं चाहेगी कि भाई, अब सोचेगी 18-20 साल हो गए हैं, 18 साल हो गए, अब ये सोचेगी कि 2 साल में मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, मैं बोलूंगा कि भाई ये जो ड्रग थी ना, अब इसका नाम ले लेते हैं, ड्रग है इसका स्मॉल ले लेते हैं, ठीक। अब इस ड्रग को क्या करेगी, इस ड्रग पे थोड़ा सा चेंज कर देगी, समझा क्या, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दी। अब इसका ड्रग का नाम कर दी ड्रग अल्फा, है ना, या फिर ड्रग ए डैश कर लो इसको। अब इसको क्या बोल देगी कि भाई अब जो पुरानी वाली ड्रग है उस पर उतना काम नहीं कर पा रही है, हम एक नया ड्रग लेके आ रहे हैं और ये ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगी, ऐसा बोल दी। समझ में आ गया? इसमें क्या कर दिया, स्लाइटली चेंज कर दिया, बस स्लाइटली चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, मॉडल चेंज कर दिया, डिजाइन चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज करके अब इसको क्या करेगी, स्लाइटली चेंज कर दिया और बोल दिया गया कि अब ये पुराना प्रोडक्ट नहीं है, ये नया प्रोडक्ट है। समझा क्या? और इसको नाम थोड़ा सा कुछ भी ट्विस्ट कर दिया कि भाई और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये इसके पास बेटर एफिकेसी है। समझा क्या? मतलब बहुत एफिशिएंसी से ये काम करता है। और इसको फिर से बोलेगी, इसको फिर से अप्लाई करेगी उसके लिए, अप्लाई फॉर पेटेंट के लिए, ताकि अगले 20 साल के लिए फिर उसी ड्रग पर उसको क्या मिल जाए, पेटेंट मिल जाए। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग। समझ में आ गया? पुरानी चीज को थोड़ा सा चेंज करके फिर से वही चीज को बोल दो नया चीज है, और ये इसको कहा जाता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। वेस्टर्न कंट्रीज ये करती हैं। इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, देखो, इंडियन इंडियन पेटेंट एक्ट है, कब आया था ये, मैंने बताया था 1970 में आया है ये, बाद में इसको अमेंड भी किया गया था 2005 में, ठीक है ना। तो इंडियन पेटेंट एक्ट है, उसका जो सेक्शन 3D है, सेक्शन 3D, वो अलाउ नहीं करता है, समझ में आ गया, एवरग्रीनिंग के लिए, ठीक है, डज नॉट अलाउ फॉर एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। समझ में आ गया? देखो, ये एक केस था जिसको नोवार्टिस केस बोलते हैं। ये नोवार्टिस कंपनी है, ठीक है ना, जिसका ड्रग का नाम था ग्लेवैक करके कुछ नाम था उसका। वो जो ड्रग है उसको ये बार बार एवरग्रीन करके अप्लाई करती थी उसके लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, बोला था, ये सेम केस हुआ था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया था, बोला था कि आप एवरग्रीनिंग कर रहे हो। वो पहुंच गए थे कोर्ट में, समझ में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि हाँ ये पूरा एवरग्रीनिंग है। और उसके इसको जो ये जो पेटेंट दिया जाने वाला था, इसको बोल दिया था गवर्नमेंट को कि एवरग्रीनिंग का केस है, इसको पेटेंट नहीं दिया जाएगा। तब से ये बहुत न्यूज में रहता है। ये नोवार्टिस केस याद रखना, लिख देता हूं यहाँ, ठीक है ना। देखो क्या है, रिसाइकलिंग करते हैं, ठीक है ना, रिसाइकलिंग दी पेटेंट। कंपनी का नाम क्या था, नोवार्टिस, तो इसीलिए इसको नोवार्टिस केस कभी आएगा तो समझ जाना। नोवार्टिस कंपनी थी, उसका ड्रग का नाम था, ये ड्रग था, ठीक है ना। ये केस के बाद, इस केस के बाद एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट जो है हमारे इंडिया में, वो बहुत जोर पकड़ लिया, ठीक है ना। इस केस के बाद सेक्शन 3D इसी का यूज किया गया था, इसी में, इस केस में ही यूज किया गया था, ठीक है ना, यूज। समझ में आ गया? 3D कहाँ से डील करता है, डील्स विथ, अभी देखा था, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, ठीक है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ये क्या हो गया, कंसर्न है कि नहीं, मतलब दिस हैज बीन अ कंसर्न फॉर फार्मा कंपनीज, और वो भी कौन सी वाली, जो ब्रांडेड होती हैं, है ना, ब्रांडेड वाले के लिए। मतलब ये किसके लिए अच्छा है, गुड फॉर जेनेरिक कंपनीज, है ना। और जेनेरिक कंपनी सब ज्यादा कहाँ है, इंडिया में ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि फिर उस ड्रग में
मान लो कि उस ड्रग में अगर आपने एफिकेसी प्रूव कर दी है ना, ये नहीं कि थोड़ा सा चेंज करा और बोला कि बेटर एफिशिएंसी है, नाम चेंज कर दिया, डिजाइन चेंज कर दिया और एवरग्रीन करवा लिया, लेकिन अगर सही में उसकी एफिकेंसी है तो फिर आपको पेटेंट दिया जा सकता है। वो कौन देखेगा? रेगुलेटरी अथॉरिटी देखेगी। तो याद रखना है क्या कि भाई सेक्शन 3D कहां से डील करता है? सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 डील्स विथ एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। इसको क्या करता है? अलाउ करता है कि नहीं अलाउ करता है? इसको डू नॉट अलाउ करता है ना, डू नॉट अलाउ। समझ में क्या? अब देखो कब तक अलाउ नहीं करता है? अगर अनलेस जो नया चीज आपने बताया है ना, न्यू फॉर्म ऑफ नोन सब्सटेंस डिफर्स पुराने वाले से एफिकेसी में, समझा कि पुराने वाले से एफिकेसी में बहुत ज्यादा होना चाहिए। स्लाइटली अल्टरेशन, स्लाइटली मॉडरेशन वुड नॉट अमाउंट टू पेटेंट राइट्स, ठीक है ना। डिफर्स सिग्निफिकेंटली इन प्रॉपर्टीज विथ रिगार्ड टू एफिकेसी, है ना। जब तक उसकी एफिकेसी आप प्रूव नहीं करोगे तब तक उसको पेटेंट राइट अगले के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 3D ऑफ पेटेंट राइट है। क्लियर है? तो कंपलसरी लाइसेंसिंग देख लिया, ये भी देख लिया हम लोगों ने। अब एक चीज और समझ लो, एक और इशू क्या है देखो, अब एक चीज और समझो कि क्या बोलता है वेस्टर्न कंट्रीज, क्या बोलती हैं वेस्टर्न कंट्रीज का एक और ये कहना है, वेस्टर्न कंट्रीज एक चीज और बोलती हैं अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न, जो हमारे यहाँ कॉपीराइट है ना, वो कैसा है? वीक है, वीक इन इंडिया, क्योंकि इससे पायरेसी बढ़ती है ना। कोई भी देखो मूवी 2 दिन के अंदर कॉपी हो जाती है, उसका टोरेंट और कहाँ कहाँ आ जाता है, ठीक है। पायरेसी ज़्यादा है, पायरेसी ऑफ कॉपीराइट मटेरियल वो बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे यहाँ, इज़ वाइड स्प्रेड, ऐसा इनको लगता है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को, ठीक। ये भी उनका एक इशू रहता है, तो इसमें भी इंडिया थोड़ा सा दिक्कत रहता है, ठीक है। इंडिया को थोड़ा सा इसमें भी काम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अब देखो यूएस का एक लॉ है जिसके तहत एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं स्पेशल रिपोर्ट 301। समझा क्या? अब इस रिपोर्ट के तहत, मतलब ये रिपोर्ट है जिसमें क्या करेगी, यूएस टाइम टू टाइम कंट्रीज का लिस्ट अपडेट करता है और उसको बोलते हैं प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। समझा क्या? इसके अंदर एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट प्रायोरिटी वॉच लिस्ट क्या होता है? ये लिस्ट है उन कंट्रीज की मतलब इस लिस्ट में जिसका नाम होगा ना, वो यूएस के मुताबिक इन कंट्रीज में आईपीआर रिजीम क्या है, यूएस के अगेंस्ट है। तो फिर अगर इस लिस्ट में आपका नाम आ गया ना, तो फिर यूएस आप पे तरह तरह के सैंक्शंस लगाने लगता है। समझना क्या? ये बात याद रखना, ठीक। एक और इसमें क्या होगा, ये लिस्ट में जिस कंट्री, यहाँ पे क्या होंगे, कंट्रीज के नाम होंगे, कंट्रीज नेम होंगे इस लिस्ट में, ठीक है। ये नाम होंगे कंट्रीज के नाम, जो कि क्या बताएंगे, नाम पढ़ने के से हमको क्या समझ में आया कि भाई ये लोग क्या करते हैं, यूएस का जो भी आईपीआर लॉज है उसको वायलेट करते हैं। समझना क्या? इनको क्यों यहाँ पे रखा जाता है? दे आर एलिज्ड फॉर वायलेशन ऑफ आईपीआर लॉज। समझ क्या? अब वो यूएस के आईपीआर लॉज, यूएस अपने से नया नया लॉ बनाने लगता है। समझा क्या? जो ट्रिप्स के बाहर रहता है और फिर उसको वॉच लिस्ट में डाल देगा, और फिर उसके बाद जो दिक्कत होगी भाई, सैंक्शंस लगाने लगोगे आप, फिर वो बोलता रहे ना कि भाई आप अगर ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, फिर यूएस अपने से सैंक्शंस लगाने लगेगा, अपने से कुछ भी करने लगता है। तो ये एक बड़ा दिक्कत है हमारे लिए, ठीक है ना।
ठीक है। इसमें क्या होगा, इसने इंडिया को बोला है, समझा क्या, इसने क्या बोला है, इस लॉ के तहत इंडिया को क्या टर्म किया, देखो इंडिया को बोला है इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग मेजर इकोनॉमी with respect to IPR protection and enforcement। उसको लगता है कि इंडिया में जो IPR प्रोटेक्शन नहीं है और IPR लॉस का ढंग से एनफोर्समेंट नहीं होता, जबकि हम किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं भाई, जो ट्रिप्स में हमने साइन किया है, जो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेगुलेशंस हैं उसको हम तरीके से फॉलो करते हैं। लेकिन यूएस क्या करता है, अपने से ही नया नया ले आता है, ट्रिप्स प्लस की बात करने लगता है और उसके हिसाब से अपने आईपीआर लॉस बनाता है, और फिर वो चाहता है कि लोग उसके आईपीआर लॉस के अकॉर्डिंग काम करें, और जबकि सारी कंट्रीज किसके अकॉर्डिंग कर रही है भाई, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, और फिर वो उसके हिसाब से अपना एक वॉच लिस्ट तैयार करता है। काहे में, वो जो स्पेशल रिपोर्ट 301 समझा क्या, उसमें एक वॉच लिस्ट होगा, उस लिस्ट में आपका नाम रख देगा, फिर उसके हिसाब से वो काउंटर मेजर्स लेता है, समझा क्या। तो ये हर कंट्रीज के थोड़ा सा अगेंस्ट में लगता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज को ऐसा लगता है कि भाई ये आप गलत करते हो, यूएस को ऐसा लगता है कि तुम हमारे आईपीआर की रक्षा नहीं करते, इसलिए हम आपको इस लिस्ट में रखेंगे और आपको पनिश करेंगे, समझा क्या। ये है जो इश्यूज हमने देखे, ठीक, क्लियर है, समझा क्या। तो भैया ये कुछ इश्यूज देख लिया हम लोगों ने कि आईपीआर से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है ना। इश्यूज को हम अच्छे से समझ लिया है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा याद रखना। अगर हम सम अप करें अगर, तो हमको क्या समझ में आया, सम अप करने पे हमको समझ में आया कि कभी भी अगर आईपीआर रिलेटेड इश्यूज लिखने को आएगा तो हमको क्या क्या बात याद रखना है। एक तो वन साइज फिट्स ऑल का इशू याद रखना, फिट्स ऑल ये वाला इशू, ठीक है। फिर प्रोडक्ट पेटेंट वगैरह, प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस पेटेंट वाला इशू जरूर लिखना, ठीक। फिर डेटा एक्सक्लूसिविटी का इशू, फिर कंपलसरी लाइसेंसिंग का इशू, फिर एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट का इशू, ठीक। नेक्स्ट कॉपीराइट का इशू, ठीक है, और एनफोर्समेंट वाला, एनफोर्समेंट है ना, एनफोर्समेंट। और लास्ट में लिखना कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट किसका, यूएस का जो आईपीआर लॉ है ना, अलग से बना लिया, वर्सेस जो इंडियन आईपीआर लॉ है, इंडियन आईपीआर लॉ। क्योंकि भाई हमारा तो ट्रिप्स के अकॉर्डिंग है, ये काहे से चलता है, ट्रिप्स प्लस चलता है, ट्रिप्स प्लस की बात करता है, और हम काहे की बात करते हैं, ट्रिप्स की। अब ये क्या है आपने ऑलरेडी समझ लिया, ट्रिप्स और ट्रिप्स प्लस, समझ में क्या। तो कभी भी इशू का क्वेश्चन आए, ये इतने इशूज हैं याद रखना, इशूज विथ रेस्पेक्ट टू आईपीआर, ठीक है ना। तो कभी भी आईपीआर पे क्वेश्चन आए, इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्लियर है। भाई सब कुछ अपन ने पढ़ लिया, लास्ट टॉपिक है अपना क्या, कि भाई आईपीआर पॉलिसी कैसी है इंडिया की, समझा क्या। तो मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, एक नेशनल आईपीआर पॉलिसी, ठीक। ये आया था आपका 2016 में, ठीक है, नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 में। तो कभी क्वेश्चन आए ना आईपीआर पॉलिसी इंडिया की कैसी है, वो सब तो तुमको पता ही है कि पेटेंट एक्ट है, ये है वो है, कौन सा मंत्रालय डील करता है, ये सब तुमको पता है। तो उसमें तुमको आधी चीज वहां से आप निकाल सकते हो, और अगर कुछ भी नहीं आया ना याद, तो तुम समझ जाना कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम समझ जाओगे ऑलरेडी कि भाई हाँ अच्छा ये वाला पॉइंट तो मेरे को ऑलरेडी आता है, समझ में। देखेंगे कि कैसे तुमको अप्रोच करना है इसको, बस नाम में है नेशनल आईपीआर पॉलिसी, मतलब तुम दिमाग लगाओगे तो बहुत ईजी है ये, इसमें कुछ नहीं है। जो बात तुमको ऑलरेडी तुमने पढ़ लिया ना, बस उसी को सिस्टमेटिक वे में हमको लिख देना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ये अब ये है क्या, अगर हम बात करें नेशनल आईपीआर पॉलिसी क्या है, ये 2016 में आई थी। तो ये क्या है, एक विजन डॉक्यूमेंट है, ये विजन डॉक्यूमेंट है। विजन डॉक्यूमेंट मतलब आने वाले कुछ सालों में हमारे देश में आईपीआर रिलेटेड लॉज, आईपीआर रिलेटेड गतिविधियां कैसी रहने वाली हैं, ये इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, समझा क्या। मतलब ये क्या है, एक विजन डॉक्यूमेंट है। विजन डॉक्यूमेंट होने का मतलब क्या होता है कि जो हमको विजन होना, मतलब एक विजन होता है तो हमको पता होना कि भाई हमको सीधा कहाँ चलना है ना। जैसे आपका विजन है कि आईएएस के लिए काम करना है, तो आपको पता है कि भाई एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, एडिटोरियल्स करने पड़ेंगे, मतलब वो क्या करते हैं, आपको गाइड करते हैं। एक विजन रहता है तो गाइड आपका प्रॉपरली एक
चैनल बन जाता है, समझ में आ जाता है। काहे के लिए गाइड करता है वो? फ्यूचर के लिए, कि आगे आपको कैसा करना है। मतलब क्या है, ये एक विजन डॉक्यूमेंट है। ये क्या करता है? गाइड करता है ना। टू गाइड, किस पर्पस के लिए गाइड करेगा? ताकि हमारा फ्यूचर आईपीआर कैसा होने वाला है, फ्यूचर आईपीआर इन इंडिया, इंडिया में आने वाले कुछ समय में आईपीआर रिलेटेड एक्टिविटीज, आईपीआर रिलेटेड कानून, आईपीआर रिलेटेड पॉलिसीज कैसी होने वाली है। अगर ये आपको समझना है तो आप जाकर के इस डॉक्यूमेंट को देखो, तो आप समझ जाओगे कि भाई इस देश में इस तरीके का नियम कानून होने वाला है। समझा क्या? आने वाले कुछ सालों में। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके का विजन डॉक्यूमेंट है। इस विजन डॉक्यूमेंट के तहत, इस विजन डॉक्यूमेंट का एम क्या है? इस विजन डॉक्यूमेंट का एम ये है कि भाई ये क्या करेगा, एक सिनर्जी बनाएगा, सिनर्जी बिटवीन ऑल फॉर्म्स ऑफ आईपीआर। मतलब जितने भी तरीके के आईपीआर है उनके बीच में एक सिनर्जी, मतलब एक लिंक बनाना, एक कॉमन नोड बनाना। समझा रहे ना कि भाई एक कॉमन नोडल बना दो, एक कॉमन लिंक बना दो, ये सब को हम बोलते हैं एक सिनर्जी। मतलब बैलेंस बनाना, सब कुछ को हम क्या बोल देते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज कर लेते हैं, सिनर्जी बनाना। समझा क्या? ठीक है, हम एक सिनर्जी बनाएंगे पूरे तरीके के लॉस के बीच में। हम एक सिनर्जी बनाएंगे जितनी भी एजेंसीज हैं, एजेंसीज मतलब जो भी एजेंसीज काम कर रही हैं उनके बीच में एक क्या करना, कोऑपरेशन बेटर तरीके से बना रहे, उस पर एक काम करेंगे। समझना क्या? जितनी भी एजेंसीज काम कर रही हैं आईपीआर से रिलेटेड, उनके बीच में सिनर्जी हो। समझना क्या? एजेंसीज के बीच में सिनर्जी हो, आईपीआर लॉज जो है उनके बीच में, नेक्स्ट लिख लो, आईपीआर लॉज हैं, वो आपस में एक हार्मनी में काम करें। समझना क्या? एक हार्मनी में काम करें, उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, इस विजन डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल्स लिख के दे रहे हैं। मतलब क्या है, सारी एजेंसी में जब काम करती है तो कोई गड़बड़ ना हो, सारे कानूनों को जब हम रखेंगे तो एक दूसरे से टकराव नहीं होना चाहिए। समझना क्या? सब में एक अच्छा बैलेंस बने, सब कुछ स्मूथली काम करता रहे, ये हमारा इसका एम है। समझना क्या? ठीक है, मतलब ये क्या करता है, इसके तहत इस विजन में ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जहां पर मतलब इंडिया में कितने सारे आईपीआर लॉज हैं, कितनी सारी सब चीज है। अब सब कुछ तुमको एक ही जगह जाकर के समझना है, तो या फिर तो तुम्हारे पास है कि भाई तुम सब एक चीज पढ़ो जाकर के समझो, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर एक जगह जाकर के अगर तुमको सब चीज समझना है कि भाई आईपीआर रिलेटेड लॉज कैसे हैं, कौन कौन सी एजेंसीज काम कर रही है, क्या क्या काम हो रहा है, तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, ये विजन डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। मतलब क्या करेगा ये क्या करेगा, इट ब्रिंग्स सिंगल प्लेटफॉर्म जहां पर वेयर नहीं, सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल लिख लो, सबसे बढ़िया, फॉर ऑल आईपीआर रिलेटेड एक्टिविटीज। समझा क्या? आईपीआर रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं वो सबको हम एक जगह, एक मंच पर अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम कहां पे जाएंगे, आईपीआर की ये जो पॉलिसी है। समझा क्या? अब इसके तहत याद रखो, इसके तहत क्या बताया मैंने, भाई कौन सा मंत्रालय होगा, अंडर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होगा। तो आईपीआर की बात जब भी आएगी तो मैंने क्या बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उसके अंदर कौन था डिपार्टमेंट, पहले डीआईपीपी नाम था, अब उसका क्या नाम है, डीपीआईआईटी। ठीक है ना, क्लियर? ये यही देखता है, ये भी हमने देखा था। ये मंत्रालय क्या करती है, इसका काम क्या होता है, टू कोऑर्डिनेट, सबके बीच में एक जो भी चीज है उसका कोऑर्डिनेट का काम करना। समझना क्या? मतलब एक नोडल एजेंसी है। समझना क्या? ये क्या है, नोडल एजेंसी है, नोडल डिपार्टमेंट किसको बोल रहे हैं हम, ये डीआईपीपी को। समझ में आ गया? ये नोडल डिपार्टमेंट है। मतलब नोडल डिपार्टमेंट मतलब बताया था ना कि ये गांठ है, ये समझो, ये गांठ है, कोई भी चीज स्कैटर्ड है पर यहाँ पर आकर के स्मूथ लाइन से आगे बढ़ेगी, इसको हम बोल देते हैं नोड। मतलब जो एक फैसिलिटेटर का काम करता है, समझ में आ गया, उसको हम क्या बोल देते हैं, नोड्स। ठीक है, ये उसका मंत्र वो है। अब समझो इसके 7 ऑब्जेक्टिव है ना, नेशनल आईपीआर पॉलिसी के 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है ना, 2016 इसके तहत 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 7 ऑब्जेक्टिव्स। अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ऑब्जेक्टिव समझ जाओगे तो समझ जाओगे कि भाई कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। सबसे पहला, देश में आईपीआर, याद करो जब हमने वो पढ़ा था ट्रिप्स एग्रीमेंट,
अब एक चीज याद रखो, ये जो नेशनल आईपीआर पॉलिसी है ना, ये हमने जो बनाया होगा तो इसमें कौन सी बातें लिखी होंगी, वही बात लिखी होंगी जो ट्रिप्स एग्रीमेंट में होगा। तो ये क्या है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इन कंप्लायंस विथ ट्रिप्स एग्रीमेंट। समझा क्या, इन कंप्लायंस विथ ट्रिप्स एग्रीमेंट। ठीक, तो इन कंप्लायंस विथ ट्रिप्स एग्रीमेंट। और याद करो मैंने क्या बताया था, ट्रिप्स एग्रीमेंट का एक काम क्या था, इंफॉर्मेशन शेयर करना। इंफॉर्मेशन शेयर करना मतलब आपके देश में जो कंपनीज काम करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, जो भी कंपनीज है, उनको ये पेटेंट राइट के में जो जो अधिकार हैं उसके बारे में सचेत करना, है ना, उनको जागरूक करना। तो सबसे पहला क्या है, आईपीआर अवेयरनेस, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। ठीक है ना, मतलब प्रोग्राम छोड़ दो, प्रोग्राम आगे देखेंगे क्या है। आईपीआर अवेयरनेस कराना मतलब सब में एक जागरूक कराना अपने देश के लोगों को। ठीक है ना, फिर दूसरा, आईपीआर अवेयर करना ही नहीं, आईपीआर को बढ़ावा भी देना। समझ में क्या, जैसे कि एक कंपनी है, अब वो क्या कर रही है, आईपीआर सचेत तो हो गई पर कभी रजिस्टर ही नहीं करवा रही है। एक टीवी बनाया, उसका कभी भी पेटेंट नहीं लिया, तो वो भी नहीं, हमको प्रमोट करना है, मतलब आईपीआर जनरेशन। ठीक है, आईपीआर जनरेशन। नेक्स्ट क्या बोलता है ये, भाई आईपीआर से रिलेटेड जो भी लॉज हैं, समझा क्या, उनमें जो जो अभी कमियां रह गई उनमें क्या कर दो, सुधार कर दो। मतलब अगर हम बात करें लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की, समझा क्या, अभी मान लो कि बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसको ऐसा करो कि भाई एक ही फॉर्म भर के सब कुछ हो जाए, 10 तरीके का फॉर्म ना भरना पड़े, 10 तरीके की साइट्स पर विजिट ना करना पड़े, ये सब काम करना। समझ में क्या, मतलब क्या है, और क्या करोगे, सबसे पहले तो एक याद करो, वेस्टर्न कंट्रीज क्या बोल रही थी, वेस्टर्न कंट्रीज ये बोलती हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग आईपीआर लॉ नहीं है आपके यहाँ, तो हम क्या करेंगे, टू हैव स्ट्रॉन्ग, पायरेसी होती है, कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव आईपीआर लॉज। और ये लॉज जो हम बनाएंगे वो कैसा होगा, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस बिटवीन, एक तो ओनर्स, दो लोग होते हैं याद करो, है ना, एक तरफ ओनर्स और दूसरी तरफ पब्लिक, पब्लिक एट लार्ज। समझा क्या, जिससे लोगों का भी भला हो और ओनर्स का भी भला हो। समझा क्या, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, देखो 4 देख लिया हम लोगों ने, नहीं 3 देख लिया। अब देखो नेक्स्ट जो अभी मैंने बोला था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जो मैंने बोला था ना कि फाइल है, लंबा समय लगता है, ये सबको वो कर देना, कम कर देना। समझ में, मतलब कैसे कम करोगे, मॉडर्नाइज करो, सब कुछ कंप्यूटरीकरण कर दो, है ना, कंप्यूटराइज कर दो। समझा क्या, तो हम क्या करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे। काहे को स्ट्रेंथन करेंगे, अपना जो भी सर्विस होता है, जो भी हम सर्विस देते हैं ना आईपीआर से रिलेटेड, ठीक है ना, सर्विस ओरिएंटेड टू आईपीआर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्या बोलेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उसका कमर्शियलाइजेशन करेंगे। आईपीआर का ऑब्जेक्टिव क्या होता था, याद करो, आईपीआर किसको बोलते थे, कि हम वो चीज जो हम अपने दिमाग से आविष्कार कर रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या था, कमर्शियलाइज करना। याद आया, तो कमर्शियलाइज करना है मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजों को पेटेंट कराओ और उसको बेचने के लिए हम उसको कमर्शियलाइज, फैलाएं उसको। समझा क्या, तो हम क्या करेंगे, कमर्शियलाइज करेंगे, कमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपीआर, है ना, कमर्शियलाइजेशन करें। नेक्स्ट क्या होगा, हम जो भी लॉज होंगे उनका बेटर तरीके से लागू करवाएंगे। यही तो वो वेस्टर्न कंट्रीज बोल रहे थे कि भाई आप ढंग से, आपके यहाँ जो लॉज है एक तो स्ट्रांग नहीं है, तो हमने स्ट्रांग बना दिया। अब वो बोलते हैं कि प्रॉपर लागू नहीं होता ढंग से, पायरेसी होती है। अब पायरेसी को रोकने के लिए आपको बेटर इंप्लीमेंटेशन करेंगे, मतलब एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट। और मान लो कल को कोई गड़बड़ी हो तो उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे, मतलब एडजुडिकेशन, है ना, कल को कोई लड़ाई झगड़ा होता है भाई आईपीआर से रिलेटेड, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कौन निकालेगा, किस कोर्ट में ये मामला जाएगा, इसका बेटर सब कुछ एक उसमें लिखवा दो आप। ठीक है, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, कितने हो गए, 6 हो गए। 7वां देखो, 7वां है आईपीआर से रिलेटेड जो भी ह्यूमन कैपिटल होता है उसको डेवलप करना। समझना क्या, ह्यूमन कैपिटल या फिर ह्यूमन रिसोर्स,
डेवलपमेंट, मतलब समझते हो इसका ह्यूमन रिसोर्स, मतलब ऐसे लोगों का हमको फोर्स तैयार करना है जो आईपीआर से रिलेटेड बहुत कुछ जानते हैं, जो क्या करेंगे आपस में अवेयरनेस को फैलाएंगे, समझ रहा है, ये क्या करेंगे कैपेसिटी डेवलपमेंट कराने की कोशिश करेंगे, इनको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल को तैयार करना, समझा कि जैसे सोलार के लिए ह्यूमन कैपिटल कैसे तैयार करते हैं, एक व्यक्ति को पकड़ो उसको ट्रेनिंग दो ताकि कल को कुछ भी सोलार से रिलेटेड गड़बड़ी हो तो वो जाकर के देख करके सही कर दे। अब पता चला आईपीआर है तो अब आईपीआर को समझाना है, अब इस डिस्ट्रिक्ट में इस जिले में अब क्या है क्या करना है अभी किसी को कुछ पता ही नहीं है ना, तो आईपीआर में ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है समझाने के लिए, काम करने के लिए, ट्रेनिंग नहीं है उनके पास, ट्रेंड नहीं है, कैसे फाइल करना है कुछ आइडिया ही नहीं है, तो वो सब कौन देगा, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स तो तैयार करना पड़ेगा ना, ह्यूमन कैपिटल जनरेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये 7 ऑब्जेक्टिव है, ये बात आपको याद रखना किसके तहत, नेशनल आईपीआर पॉलिसी के तहत, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये लास्ट में क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो नेशनल आईपीआर पॉलिसी है इसने क्या किया है, इसने क्या कर दिया, इसने सेट कर दिया, सेट इन प्लेस, किस चीज को सेट इन प्लेस, एक तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशनल मतलब कौन कौन काम करेगा कैसे काम करेगा प्रॉपरली चैनलाइज करके बता दिया, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, समझा क्या, इंस्टीट्यूशनल मतलब समझते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल मतलब कौन कौन उससे रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, कैसे सब कुछ किया जाएगा, ये सब हमने एक स्ट्रक्चर वे में बता दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, इसी में मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब कि भाई ढंग से कानून काम कर रहा है कि नहीं, पॉलिसी काम कर रही है ना, इसको जांच करते रहना समय समय में, समझ में आ गया, इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। एंड रिव्यू, रिव्यू मैकेनिज्म, रिव्यू मैकेनिज्म मतलब फीडबैक वगैरह लेना कि भाई ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। मॉनिटर में क्या करते हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि भाई क्या कर रहा है, ये ढंग से काम कर रहा है, ये ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, ये वाली पॉलिसी है यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ये वाली पॉलिसी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, रिव्यू करेंगे, ताकि रिव्यू क्यों किया जाता है, ताकि अब जो भी गलती हो रही थी उसको हम क्या करें, सुधारें, समझा क्या, तो रिव्यू मैकेनिज्म भी है इस तहत, समझा क्या। तो ये सब याद रख लेना कि भाई नेशनल आईपीआर पॉलिसी में इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, समझा क्या, नेशनल आईपीआर पॉलिसी, ठीक है। अब देखो एक है जिसको मैं बोलता हूं 2 लॉ है और समझ लो, यहां पे फिर खत्म तुम्हारा ये, क्या बोल रहा हूं, एक लॉ है जिसको बोलते हैं पेटेंट लॉ ट्रीटी, ठीक है, ये एक ट्रीटी है। सबसे पहली बात, ये दोनों ही ट्रीटी इंडिया ने साइन नहीं किया है, समझ में आ गया, न्यूज में रहता है इसलिए मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूं, समझ में आ गया। ये क्या है याद रखो, पहली बात, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, ठीक है ना, इसको साइन नहीं किया इंडिया ने। ये क्या है, ये एक ट्रीटी है जिसको अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड इन 2000 में इसको अडॉप्ट किया गया था। इसका एम क्या था, इसका एम क्या रहेगा, वही जो आपने अभी अभी सब पढ़ा है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है कि वेस्टर्न ओरिएंटेड है इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। एम क्या है कि भाई हम क्या करेंगे, भाई वही मीठी मीठी बात कि भाई हम एक हार्मनी बनाएंगे, हार्मोनाइज करेंगे, एक स्ट्रीमलाइन करेंगे, स्ट्रीमलाइन मतलब सब कुछ स्मूथली काम करे, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन करेंगे, काहे से रिलेटेड, विथ रेस्पेक्ट टू जो भी नेशनल है, नेशनल एंड रीजनल पेटेंट एप्लीकेशंस। देखो ये सिर्फ पेटेंट के लिए, समझ में आ रहा है ना, सिर्फ पेटेंट से रिलेटेड बता रहा हूँ, ये सब में नहीं, कॉपीराइट का नहीं है, मतलब जो भी डिफरेंट देश में, और मान लो कि एक साउथ एशियन रीजन का ले लो, समझा क्या, यूरोप का ले लो, ये एक रीजन ले लो आप, यहाँ पर जो भी पेटेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन हो उनमें यूनिफॉर्मिटी रहे, समझा क्या, एक तरीके का हो, तो कल को कोई गड़बड़ ना हो, समझा क्या, पेटेंट से रिलेटेड सारी एक चीज को आप चैनलाइज कर दो। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अभी देखा था, यूएस अलग बोलता है, ये अलग बोलता है, तो ये क्या करना चाहता है, ये पेटेंट ट्रीटी जो है सबको एक हार्मनी बनाने के, दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने का कोशिश करता है। एक स्ट्रीमलाइन मतलब सब कुछ स्मूथली काम करे इन देशों के बीच में और रीजन्स के बीच में, उसके लिए ये पेटेंट ट्रीटी है, समझा क्या। उसके तहत ये क्या करेगा, ये प्रोसीजर्स को जो भी प्रोसीजर होंगे उनको ईजी करेगा, है ना, उनको ईजनेस करेगा, और उसको ऐसा बनाएगा ताकि भाई सब उसमें कंफर्टेबल रहे, समझा क्या, मोर फ्रेंडली। बट इंडिया को लगा कि नहीं हमारे इंटरेस्ट में ये सारी चीजें नहीं, इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। पर पेटेंट ट्रीटी का एक नाम लिख दोगे कि भाई हाँ ये है,
तो थोड़ा सा एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा बस। और पता हो या ना हो, ये दो टॉपिक कोई काम का नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको वही चीज़ पता होनी चाहिए जो इंडिया ने साइन किया है। हमारे इंटरेस्ट में नहीं है तो नहीं, बट मेरा काम है कि मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करवा दूं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। याद आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई मतलब नहीं, लेकिन नेशनल IPR पॉलिसी 2016 सब कुछ याद होना चाहिए, समझा रहे। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, एक है सिंगापुर ट्रीटी। सिंगापुर ट्रीटी ये काहे से रिलेटेड है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, ऑन ट्रेडमार्क्स। तो भाई वो पेटेंट से रिलेटेड था, ये काहे से रिलेटेड है, ट्रेडमार्क्स है। इसमें भी एक कॉमन पॉइंट है कि इंडिया ने साइन नहीं किया है, इंडिया हैज नॉट साइंड, ठीक, बस इंडिया ने साइन नहीं किया। इसका भी वही एम्स क्या है होगा, एम्स वही होगा कि भाई हम क्या करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, ठीक है ना, और हार्मनी बनाने की कोशिश करेंगे। हार्मनी बनाए काहे से रिलेटेड, ट्रेडमार्क से रिलेटेड। जो चीज ये बात कर रहा था पेटेंट के लिए, वो सेम बात यही होगा। मतलब ये क्या करेगा, मॉडर्नाइज हार्मनी बिटवीन ट्रेडमार्क्स, है ना, उससे रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना, जो भी प्रोसीजर है उनको, ठीक। मतलब सेम चीज जो यहाँ पे होगा, बस इसका नाम है सिंगापुर ट्रीटी, इसका नाम है पेटेंट लॉ ट्रीटी, सेम चीज है, बस इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, ठीक है ना। जो भी प्रोसीजर होगा ना, प्रोसीजर जैसे कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हो गया, ठीक है ना, फाइलिंग का प्रोसीजर हो गया, ताकि सारे देश में एक बैलेंस बना रहे, बस यही काम है इन दोनों ट्रीटी, ठीक है। तो ये आपका IPR का जो ट्रिप्स वाला, ट्रिप्स और उससे रिलेटेड जो भी इशूज थे ना, वो हमने कर लिया है कंप्लीट। लास्ट टॉपिक है जो हमारा, वो है ट्रिम्स। तो अब ट्रिम्स करते हैं और इसको खत्म करते हैं, ठीक, क्या है ट्रिम्स, ठीक है, क्लियर।